हेलो दोस्तों, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में मैं रत्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्य, उम्र और लिंग यानी वर्क, एज एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर 1 कार्य, आजीविका और जीविका का प्रमुख भाग है। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो या कोई भी काम वर्क फोर्स होता, कार्यबल है, तो उसके सदस्यों की आयु, उसका जेंडर और उसके व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और अगर हमारे देश की बात की जाए तो आज भी बहुत सारे व्यवसाय एवं पेशे ऐसे हैं जिन्हें केवल एक विशिष्ट जेंडर के लोग करते हैं। विशिष्ट जेंडर में या तो वो महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर कार्य को या केवल महिलाएं कर रही होती या पुरुष कर रहे होते, वो उसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए होता है। जैसे बढ़ई का काम है, भारी बोझा ढोना है, मजदूरी करना है, भवन निर्माण है, ये पुरुषों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जबकि बच्चे का जन्म कराने के लिए जो दाइयाँ होती हैं, ऐसी जगहों पर महिलाओं को ही उपयुक्त माना जाता है। तो व्यवसाय की प्रकृति चाहे जो हो, कभी भी किसी भी व्यवसाय में ये उपेक्षा नहीं की जाती है कि किसी भी कार्य को बच्चे करें। इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं तथा बच्चों को ऐसे कुछ काम ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं या किसी भी परिस्थिति में आके उस कार्य को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं होते हैं। जैसे पटाखे बनाना, माइंस यानी खदानों में काम करना, पॉलिश का काम करना। तो ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कोई उपयुक्त कार्य नहीं है। तो इसी संदर्भ में इस चैप्टर में बात की गई है कि कार्य के संबंध में जेंडर के क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे जेंडर इश्यूज हैं जो कार्य से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम कार्य को जानेंगे, उम्र को जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे और जेंडर या लिंग के बारे में। ठीक है। जो भी लोग धरती पे रहते हैं, वो जितने भी इंसान होते हैं, उनको, ह्यूमन बीइंग को पहले 2 भागों में बांटा गया था। अब मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है। एक है पुल्लिंग यानी पुरुष, दूसरा है महिला और तीसरा है ट्रांसजेंडर। इन जो बेसिकली दोनों जेंडर्स हैं, इन जेंडर्स के अनुरूप जीवों के अंदर अलग अलग जैविक और कार्यात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर महिला और पुरुष में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं और मनुष्यों में यह वर्गीकरण स्त्री और पुरुषों के रूप में ज़्यादा किया जाता था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था जेंडर, और एक वर्ड और इस्तेमाल होता है सेक्स, जो दोनों को कई बार हम एक समझने की गलती करते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, उसको जानते हैं क्या है। सेक्स क्या है? अनुवांशिक और प्रजनन अंकों पर आधारित जो व्यक्ति का वर्गीकरण होता है, यानी जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भिन्नताओं की ओर इशारा करती है। जेंडर जो है वो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक पहचान पर आधारित है। नर पुरुषों को निरूपित करता है और महिलाएं जो हैं या मादा, ये लड़कियों को चिन्हित करता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादातर लोग अक्सर एक ही अर्थ में जेंडर और सेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है इसका काफ़ी अलग है। सेक्स जो है वो अनुवांशिक और जनन अंगों से जुड़ा हुआ है, जबकि जेंडर है वो किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान पर सामाजिक पहचान बनाता है कि ये नर है, ये पुरुष है और ये महिला है, इसको दर्शाता है। हर एक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं ही तय करती हैं कि विभिन्न जेंडर वाले सदस्यों
को कैसे व्यवहार करना है और उन्हें किस प्रकार से उनसे कौन से कार्य की अपेक्षा की जाती है। और इस प्रकार बचपन से ही हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान बन जाती है जो उसकी वृद्धि और विकास के अनुरूप उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यानी वो जो हर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उस जो प्रथाएं उस व्यक्ति के बारे में तय करती हैं उसे कैसे व्यवहार करना है, उसी से आगे चलकर उस व्यक्ति की एक अपनी पहचान बन जाती है और वो उसकी वृद्धि और विकास के अनुरूप उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। किसी भी समाज और समुदाय के सदस्यों में वह भूमिका निभाना अपेक्षित है जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं चाहती हैं। आप जिस समाज में रहते हो आपसे ये उम्मीद कर दी जाती है कि आप उन्हीं संस्थाओं सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करो जहां आप रह रहे हो। इसी प्रकार से हर एक महिला को और पुरुष की भूमिका की पहचान के मानदंड हैं। समय के साथ थोड़ी थोड़ी प्रथाएं बदलती गई हैं, लेकिन कुछ लोग उसके लिए थोड़े रूढ़िबद्ध भी हो गए हैं और प्रत्येक सदस्य का सामान्य और अपेक्षित व्यवहार उसे समझा जाने लगा है। हालांकि ये जो मान्यताएं, ये प्रथाएं हैं जो एक समाज जो अभी तक चलती चली आ रही है, कहीं लिखी नहीं है, ना तो ये किताब में लिखी हैं, बट ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती जा रही हैं और चलन में रहती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जेंडर शब्द की रचना सामाजिक रूप में बनाई गई है। क्लियर? अब कुछ जेंडर्स ऐसे कुछ जेंडर इशू इन रिलेशन टू है, यानी काम संबंध में काम के संबंध में लिंग संबंधी कुछ मुद्दे होते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के समय में जो स्त्रियां हैं वो समाज द्वारा पारंपरिक रूप से परिभाषित नियमों और कार्य क्षेत्रों को लांघकर, जो मैंने अभी जैसे बताया था कि कहीं लिखित नहीं है ये नियम, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको लांघकर वो बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगी हैं जो पुरुष ही जिन पे पुरुष का ही वर्चस्व था, जैसे पायलट बनना, ट्रेन चलाना, ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं भी करने लगी हैं, जिसे कभी कभी लोग कहते हैं कि समाज के नियमों को तोड़ के आगे जा रही हैं, उसको पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन आंकड़े यही दर्शाते हैं कि स्त्रियां अधिकांश ऐसे कार्य करने में सक्षम है जो पुरुष करते हैं, यानी वो किसी से वहाँ पर कम नहीं है। और आज के आधुनिक दौर में शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन और महंगाई के दौर में केवल पुरुष ही कमाने वाला हो तथा स्त्री घर परिवार की देख रेख करने वाली हो, यह अवधारणा नकारणीय सी प्रतीत होती है, यानी असंगत लगती है, लगता है इससे काम नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि शिक्षित ना होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखिए महिलाएं हमेशा काम करती रही हैं। कृषि, पशुपालन, उत्पादन, विक्रय संबंधी कार्यों से वो जुड़ी रही हैं हमेशा। और आजकल शहरी क्षेत्रों में महिलाएं निर्माण कार्य, बहुत सारे श्रम के कार्य करती हैं। जो पढ़ लिख ले जाती हैं वो अपने तरीके के कार्य करती हैं। तो कमाने में सक्रिय भागीदारी होने के बाद भी महिलाएं घर में पूरा सपोर्ट करती हैं, कमाती हैं, उसके बाद भी स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और स्वतंत्र रहने की उन्हें मनाही है। और इसी कारण स्त्रियां निरंतर शक्तिहीन होती चली जा रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये समय की मांग है कि उन्हें शिक्षित किया जाए, सशक्त बनाया जाए और समाज में उनको एक उचित स्थान दिया जाए और उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार भी दिया जाए। तो कोई महिला तब तक सशक्त नहीं हो सकती है जब तक वो जो कार्य घर में कर रही है उसको कार्यों का मूल्य नहीं आंका जाए, तब तक वो सशक्त नहीं हो सकती है। उसे उसके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे वो घर में कर रही है या घर और बाहर दोनों कर रही है। उसके काम की जब तक महत्व उसके कार्य का नहीं माना जाएगा तब तक उन्हें सशक्त नहीं किया जा सकता है। कई महिलाएं जो आर्थिक गतिविधियों में सहायक होती हैं उनको भी या उनके द्वारा किए गए कार्य की भी अवमानना ही की जाती है। तो महिलाएं जो घर के काम में अधिक योगदान देती हैं और कई महिलाएं जो घर
का कार्य करने के साथ साथ बाहर रोजगार करने जाती हैं, आत्मनिर्भर हैं और परिवार की को आर्थिक संकट से उबारने पे योगदान दे रही हैं, वो अपने ऊपर एक दोहरा भार लेके कार्य कर रही हैं, डबल लेबर कर रही हैं, क्योंकि हर कामकाजी महिला से आज यही अपेक्षा की जाती है वो कि घर के साथ साथ बाहर का कार्य करें, बाहर के साथ साथ घर का भी कार्य करें, और बखूब भी करती हैं। उन पे वो दोहरा भार है, लेकिन उनके काम को कहीं भी मान्यता नहीं दी जाती है। ये बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही ऐसी अवमानना की जाती है उनकी, जिसकी वजह से उनको हमेशा आगे बढ़ने से, उनको सशक्त होने से रोका जाता है। तो दोहरे भार होने के बावजूद भी महिलाएं अपने कार्यों को बखूबी से निभाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार क्या क्या हैं, यानी इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता के कारण कई व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी में भी कमी आई है। इसलिए स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय संबंधी कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण और सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो भी उस पर्टिकुलर कार्य को कर सकें। परंपरागत बात की जाए, पुराने रूप में पुरुष का घर में प्रमुख कमाई करने वाला, या जिसको ब्रेड अर्नर कहते हैं, वो पुरुष ही माना जाता है, जबकि स्त्रियां कमाई का पूरक और उनकी जो कमाई होती है उसे गॉड ही माना जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, भले ही वो चाहे पूरे परिवार में सबसे अधिक धन कमाने वाली, या कई बार वो एकमात्र ही ऐसी होती हैं जो घर में धन कमाती हैं, लेकिन उनकी कमाई को प्रमुखता नहीं दी जाती है, उनको हमेशा गॉड या पूरक ही माना जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे भारतीय परिवार हैं और समाज में ऐसी बहुत सी स्त्रियां को पुरुष के समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, जितनी प्रतिष्ठा कार्य करके उन्हें मिलती है उतनी महिलाओं को नहीं दी जाती है। तो कुछ मुद्दे जो महिलाओं से संबंधित हैं वो हैं तनाव और स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, बिना जेंडर भेदभाव के कार्यस्थलों पर सुनिश्चित करना कि वो सुरक्षित रहें, तथा मातृत्व लाभ और बच्चे की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता। ये कुछ मुद्दे हैं जो औरतों को मिलने चाहिए, यानी उनके कार्य को प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। कुछ संवैधानिक अधिकार और अधिनियम हैं तथा सरकारी पहल हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, वो क्या क्या हैं? भारत का संविधान सभी पुरुषों और स्त्रियों को हर एक क्षेत्र में समानता का अधिकार देता है, और इसके अंतर्गत जो समानता का अधिकार है, इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामले में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसके अतिरिक्त जाति, पंथ, रंग, प्रजाति या जेंडर के आधार पर रोजगार में या और किसी तरीके के ऑफिस में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिकार के अंदर ये भी अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियां प्रदान की जाएं और किसी भी प्रकार के शोषण से उनको बचाया जाए, और उनकी शैक्षिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए। तो भारत के संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को भारतीय संविधान कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है, और अनेक राज्यों द्वारा रोजगार की आवश्यकताओं तथा महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं सरकार द्वारा। वो उपाय क्या क्या हैं? पहला उपाय है, श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं को निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। समान कार्य और समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने हेतु समान वेतन समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया, जिससे स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPA स्टार्ट किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महिलाओं के काम तथा उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी पर श्रम कानूनों का
पुनरावलोकन करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह बनाया गया है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले जो भी कार्य हैं उस कार्यों पे डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा एक परिचालन समिति भी बनाई गई है। और ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और जिन्हें हर महिलाओं को पता होना चाहिए। इसमें है 1948 यानी 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो उस फैक्ट्री के प्रांगण में शिशु सदन की व्यवस्था करना अनिवार्य है, जिसमें 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल होगी और इस सुविधा की व्यवस्था फैक्ट्री प्रबंधन को ही करनी होगी। इसके अलावा 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खाद्यान्न अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ESI अधिनियम जिसे कहेंगे, एवं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। कब हुआ? 1961, जो महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा महिला कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में महिला विकास कार्यक्रमों की मूल अवधारणा में परिवर्तन हुआ है और पहले महिला संबंधी कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित थे, फिर धीरे धीरे अवसरों की समानता के उद्देश्य से आज बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं जो महिलाओं को पुरुष के बराबर हिस्सेदारी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत, बहुत श्रम करना होगा कि इक्वलिटी लाई जाए। तो कुछ योजनाएं जो समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, उसमें पहला प्रयास है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVB। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा दर भारत में हमेशा से कम रही है और इसी बात को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई, ये विद्यालय खोले गए। ये सर्व शिक्षा अभियान SSSA, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ जो क्षेत्र होते हैं और समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई हैं या बीच में विद्यालय छोड़कर चली आई हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालय में शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। ये योजना 2006-07 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। उसकी श्रृंखलाएं खोली गई कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी, इसमें 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है और 12वीं तक, पहले छोटे प्राइमरी एजुकेशन तक था, फिर वह 12वीं तक के बच्चों को हॉस्टल सुविधा युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी बच्चा हॉस्टल में रह के वहीं से शिक्षा भी लेगा और वहीं उसका रहना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत केंद्र और राज्य सरकारें 75.25 के अनुपात में खर्च वहन करेंगी। 75:25 यानी कि केंद्र 75% और राज्य सरकार 25% उसका खर्च वहन करेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना में सभी बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और महिला समाख्या कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है और यहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों को 75% SC ST पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समूह से आती हैं, जबकि 25% BPL से आती हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे की। अब उद्देश्य क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का? एक तो लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना, पिछड़े वर्ग की लड़कियों को पढ़ने का समान अवसर देना, जो पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा के नीचे की बच्चियां हैं जो पैसे की कमी की वजह से विद्यालय में नहीं जा पाती हैं, उनमें उनको शिक्षित करना। और इस योजना के लिए विद्यालय खोलने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहाँ पर पिछड़े और गरीब परिवार की बच्चियों को भी आसानी से लाया जा सके, वहाँ पहुँचाया जा सके
और बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि बालिका शिक्षा की दर को बढ़ाना। इसके अलावा सरकार द्वारा एक और प्रयास किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही अच्छी योजना है जो 2015 में लागू हुई, लॉन्च की गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये योजना लागू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भारत के प्रधानमंत्री ने, जैसा कि मैंने बताया, इसे लागू किया था। इसका लक्ष्य था लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना, क्योंकि भारत में आज भी कई जगह लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही या जन्म लेते ही उनको मार दिया जाता है, और इसलिए जो संतुलन है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो सही नहीं है। तो स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए छोटी उम्र में जो उनका विवाह कर दिया जाता था, जो उनसे भेदभाव किया जाता था और अभी भी किया जाता है, उसको रोकने के लिए इस योजना को चलाया गया था। ये स्कीम एक इनिशियल फंडिंग के साथ लागू की गई थी, यानी कि योजना के लिए जो बजट दिया गया था, बजट 100 करोड़ का था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, और योजना के लिए रणनीति बनाई गई, सामाजिक आंदोलन किया जाए और संचार अधिनियम किया जाए। इसी के लिए तहत एक अभियान चला था, सेल्फी विद डॉटर, जो काफ़ी लाभप्रद रहा लोगों के लिए, जिससे लोग बहुत जागरूक हुए, अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लिए जाते थे। और इसके बेनिफिशरीज सिर्फ छोटी बच्चियां हैं जो 12 साल से कम उम्र की हैं। और इस योजना को 3 मंत्रालय कार्यान्वित करते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। इसका मुख्य घटक प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट लागू करना, यानी राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाना लोगों को, और 100 जिलों को इसमें चुना गया जहां पर शिशु लिंग अनुपात कम है। इसके अलावा जैसा कि बताया कि परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को नज़रिए में परिवर्तन लाने के लिए सेल्फी विद डॉटर एक योजना चलाई गई थी, और उनको एक गर्व की अनुभूति कराई गई जिनकी बेटियां थीं, जो समाज में उनको दबाया जाता है, उनको एक गर्व की अनुभूति कराई गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। इसके लिए लिंग अनुपात की गिरावट को रोकना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की कुछ लाभ हैं। वो लाभ क्या क्या हैं? इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी के बैंक में अकाउंट जन्म से लेकर 10 वर्ष तक खुलवा सकते हैं, जिसको सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। बेटी की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के ज़रिए से देश की लड़कियों में की जो भ्रूण हत्या होती थी उनको रोका जाता है। उनको शिक्षित करके उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लड़के और लड़कियों के भेदभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये लाभ भी इससे मिलता है, और इस योजना के तहत आपके द्वारा जो भी जमा की गई धनराशि है वो सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के रूप में होती है। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, तो उसे वो पैसा पूरा मिल जाएगा, मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा, और फिर लड़की आसानी से अपने खाते से पैसा निकाल सकती है। स्कूलों में फ़ीस माफ़ हो जाती है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चियों की फ़ीस में छूट मिलती है, और योजना की देख रेख केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही थी, लेकिन जैसे कि 3 मंत्रालय मैंने बताया, बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संयुक्त रूप से इसको समर्थन देता है। यदि ये योजना आपकी बेटियों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है, और इस योजना के माध्यम से सरकार देश के समाज को विकसित करना चाहती है, जिससे अन्य देशों की तरह भारत में भी एक संतुलित एवं संपन्न स्थिति उत्पन्न हो, और इस योजना में बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और उनके भविष्य को उज्जवल किया जाता है।
अब जब महिला सशक्तिकरण की बात हो ही गई है तो पहले हम कुछ महिला उद्यमियों के बारे में जान लेते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है, जो बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ये हैं मिसेज श्रीमती किरण मजूमदार शॉ। ये एक जैव प्रौद्योगिकी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं और प्रबंधन निदेशक हैं और एक प्रख्यात उद्यमी महिला हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने अपनी व्यावसायिक जीविका कार्लटन एवं यूनाइटेड बिवरेजेस में एक किण्वन प्रशिक्षु के रूप में प्रारंभ की थी, जो अब जब उन्होंने जॉब शुरू की थी। और 1978 में इन्होंने अपनी कंपनी खोली बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। इनके नेतृत्व में बायोकॉन योजनाबद्ध तरीके से बहुत शोध को रिसर्च करके सूत्रपात करने वाली एक एकीकृत जैव औषधि निर्माता कंपनी बन गई है और आज बायोकॉन भारत का एक अग्रणी उद्यम है। किरण मजूमदार शॉ को बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे ईटी व्यावसायिक महिला अग्रणी निर्यातक, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी। और इन्हें 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये एक आदर्श उद्यमी के रूप में सदैव भारत का गौरव बनी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी नॉलेजेबल होती हैं, कितनी सशक्त, अगर उन्हें मौका दिया जाए, अवसर मिले तो वो कितना आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है संयुक्त प्रयास द्वारा, कि अगर हम संगठित होकर प्रयास करें तो महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। महिलाएं कहीं भी एक संयुक्त प्रयास से जा सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। आपने सभी ने नाम सुना होगा, महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। इसका उद्देश्य है ये जो लिज्जत पापड़ उद्योग गृह उद्योग है, इसमें महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है, महिलाओं का एक ग्रुप है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। ये जो संस्था है ये 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ की गई थी। आप सोचिए कितनी पुरानी संस्था है। और जब महिलाओं को आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाता था, 1900 कई महिलाएं पढ़ती भी नहीं थी और 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम और समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड हुई। और इस दौरान इस संस्था को खादी एवं ग्रामीण उद्योग के द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में भी मान्यता मिली और लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला है। संस्था की अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों का उत्पाद करते हैं, जैसे कि खाखरा, मसाला, वड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपाती, केक और अन्य बेकरी उत्पाद भी करने लगे हैं। शुरुआत पापड़ से की गई थी, कुछ महिलाएं मिलकर पापड़ बनाती थी और उसे बेचती थी और धीरे धीरे एक बड़े उद्योग के रूप में ये उभर कर आ गया। आज पूरे भारत में 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती हैं। इनकी वार्षिक बिक्री 300 करोड़ रुपए की है, जिसमें बहुत से देश में होने वाले निर्यात भी शामिल हैं। और इस संस्था में महिलाओं ने के आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी पुरानी संस्था है ये। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसके अगले वीडियो में आप उद्यमशीलता के बारे में और कार्य के प्रति लोगों की मनोवृत्तियाँ क्या हैं, जीवन कौशल और कार्य जीवन की गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।